ओके, तो सबसे पहले हम गॉस लॉ की एप्लीकेशन में लेंगे पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इस फॉर्मूले को हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं कूलम्ब्स की हेल्प से। E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये हम डिराइव कर चुके हैं। अब इसको गॉस लॉ की हेल्प से करेंगे इन 4 स्टेप से। ओके, तो सबसे पहले जो हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा हमें उसकी डिटेल लिखनी होगी। ओके, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज दिया है? पॉइंट चार्ज। तो इसके लिए लिखेंगे कंसीडर ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q around which at distance r we have to find electric field intensity at point at our observation point P। ओके, ये हमने चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता दिया कि एक सिंगल चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, और उसके सराउंडिंग में r डिस्टेंस पे हमें, ये हमारा Q चार्ज, इसके सराउंडिंग में r डिस्टेंस पे P पॉइंट, एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके, तो अब हमें क्या करना है? इन स्टेप्स को फॉलो करना है। गॉस लॉ के थ्रू निकालना है तो इन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? गॉसियन सरफेस चूज करनी है। अब पॉइंट चार्ज के केस में हम कैसी सरफेस चूज करें? क्या एक बॉक्स लें, क्यूब लें, या सिलेंडर लें, या स्पेरिकल शेल लें? कैसी क्लोज सरफेस को हम इमेजिन करें इसके लिए? तो हम एक क्यूब को रख के देख लेते हैं। सपोज ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसके सराउंडिंग में हमने एक क्यूब को रखा और मान लेते हैं ये क्यूब यहाँ सेंटर में है। अब देखिए इस चार्ज से इस क्यूब की सरफेस के अलग अलग पॉइंट की डिस्टेंस देखिए। इस सरफेस पे इस पॉइंट की डिस्टेंस और इस पॉइंट की डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस में डिफरेंस है। ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस कम है, यानी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। ऐसे ही इनके बीच में अलग अलग पॉइंट्स की डिस्टेंस अलग अलग आ रही है। ओके, ऐसे ही यहाँ पे हर पॉइंट की डिस्टेंस अलग अलग आ रही है। तो इस पूरी सरफेस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी हुई? अलग अलग, डायरेक्शन में भी अलग और मैग्नीट्यूड में भी अलग। तो ये एक हम ये वाली सरफेस हमें पॉइंट चार्ज के केस में हेल्प नहीं करेगी। ओके, ये सिमेट्री शो नहीं कर रही है। तो फिर कैसी सरफेस हेल्प करेगी? हमें ऐसी सरफेस हेल्प करेगी जहाँ पे एटलीस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें सेम मिल जाए हर पॉइंट पे। तो पॉइंट चार्ज के केस में स्पेरिकल शेल को हम एज ए गॉसियन सरफेस चूज करेंगे। उस गॉसियन सरफेस के लिए हम स्पेरिकल शेल वाली जो शेप है उसको प्रेफरेंस देंगे। ओके, तो फर्स्ट स्टेप लिखते हैं अपन। स्टेप 1, कौन सी सरफेस ले रहे हैं? स्पेरिकल शेल। ओके, ये हमारी गॉसियन सरफेस। और देखिए गॉसियन सरफेस जो है वो कहाँ से पास करनी चाहिए? ऑब्जर्वेशन पॉइंट से। यानी जो ये सरफेस है इसका कर्वेचर इस तरफ भी है, कर्वेचर ऐसा भी है, पीछे की तरफ भी ऐसा है, फुटबॉल जैसा है ये। तो उस फुटबॉल की शेप पर, सरफेस पर किस एक पॉइंट है P पॉइंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जो ये P पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है, ये हमारी क्लोज सरफेस के ऊपर आ रहा है। जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। तो इसको हम लिख लेते हैं। इसको लिखना है एज्यूम ए स्पेरिकल शेल एज गॉसियन surface such that charge Q lies on its
center lies at its center and charge q lies at its center and it passes through point P. ओके, सो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट होता है. नाउ सेकंड स्टेप, स्टेप 2 क्या करना है? सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन चेक करनी है. ओके, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता ही है, पॉइंट चार्ज के केस में कैसा होता है? रेडियली आउटवर्ड. सारी डायरेक्शन में कैसा होगा? रेडियली आउटवर्ड, यानी रेडियस की डायरेक्शन में, यानी चार्ज अगर सेंटर में है तो सेंटर से आती हुई डायरेक्शन होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की. दीज ऑल आर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? आउटवर्ड. सो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? रेडियली आउटवर्ड. रेडियली आउटवर्ड. ओके, एरिया के लिए देखिए, आप कोई सा भी एक छोटा एरिया एलिमेंट लीजिए, एलिमेंट्री एरिया लीजिए, इस पे कहीं भी मान लेते हैं हमने यहाँ लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. ओके, और ये एरिया ds, इसकी क्या डायरेक्शन होगी? तो इसकी डायरेक्शन होगी, कोई भी क्लोज स्फेरिकल शेल लिया, पहली बात तो क्लोज सरफेस में जो एरिया की डायरेक्शन होती है वो सरफेस के बाहर की तरफ होती है, आउटवर्ड होती है, इनवर्ड नहीं होती है. अब हमने लिया क्लोज सरफेस कौन सा? स्फेरिकल शेल. उसका कोई भी एक एरिया एलिमेंट पकड़िए, उस एरिया एलिमेंट की जब आप डायरेक्शन दोगे तो आउटवर्ड होगी, और कहाँ से आती हुई दिखेगी? उसके सेंटर से, उस स्फेरिकल शेल के सेंटर से आती हुई दिखेगी, यानी रेडियस के अलोंग. तो एरिया की डायरेक्शन कैसी होगी? रेडियस के अलोंग, और रेडियस के अलोंग ऑलरेडी कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड. तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी? सेम. तो थीटा कितना मिलेगा यहाँ पे? 0. ऐसे ही दूसरे पॉइंट के लिए देख लीजिए, अगर एलिमेंट्री एरिया हमने यहाँ चूज किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, और एरिया की डायरेक्शन वापस रेडियली आउटवर्ड. एरिया भी कैसा है? रेडियली आउटवर्ड. तो ds की डायरेक्शन भी कैसी? यहाँ पे सेम. तो यहाँ भी थीटा कितना? 0. ऐसे ही आप किसी भी लोकेशन पे चेक कर लीजिए, सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे, किसी भी लोकेशन पे आप चेक करेंगे तो आपको एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो डायरेक्शन है वो कैसी मिलेगी? सेम. यानी थीटा कितना मिलेगा हर पॉइंट पे? 0. ओके, सो वी कैन से दैट, देखिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ. हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? अलग अलग है, लेकिन हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि हर पॉइंट इस चार्ज से किस डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे. तो इस क्लोज स्फेरिकल शेल की जो सरफेस है उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो अलग अलग मिलेगी, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम मिलेगा. ये हमारे लिए हेल्पफुल हो गया. ओके, और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच एंगल कितना मिलेगा? 0. तो इसको हमें नोट डाउन कर लेना है स्टेप 2 के अंदर. the magnitude of electricity vector is same everywhere on the surface. on the कौन सी सरफेस? स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल शेल सरफेस, यानी गॉसियन सरफेस. ओके, सिंस कारण भी लिख देते हैं, चार्ज Q is at the center of the shell. Okay, and
electric field and ds both are in same direction. At each point या each part of the surface. Each part of the surface. Surface. ओके, हर पार्ट पे क्या है? ओके, therefore theta is equal to 0 everywhere on the surface. ओके, हमने स्पेसिफिक कर दिया ई वेक्टर को, ds वेक्टर को, उनके बीच के एंगल को. ओके, थीटा इज 0, एंगल की वैल्यू आ गई. ये सारी वैल्यू जिसके अंदर पुट कर देनी है. देयरफॉर ई डॉट ds किसके इक्वल होता है? ई ds cos थीटा के इक्वल होता है. ई ds cos 0. ओके, सो ई डॉट ds इज इक्वल टू ई ds. cos 0 कितना होता है? 1 होता है. ओके, अब देखिए व्हाट इज ds. एक छोटा सा सरफेस के ऊपर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया, उसका एक छोटा सा एरिया ds. इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो लिंक कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक कर रहा है, ये किससे कर रहा है? केवल इस एरिया एलिमेंट से कर रहा है या पूरी सरफेस से कर रहा है? पूरी सरफेस से कर रहा है. तो हमें केवल इस एलिमेंट का एरिया नहीं चाहिए, हमें पूरी सरफेस का एरिया चाहिए. ओके, क्योंकि पूरी सरफेस के एरिया के साथ में लिंक कर रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो पूरी सरफेस का एरिया चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. अब इंटीग्रेशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिसिपेट करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे कैसा है? कांस्टेंट. इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा है? कांस्टेंट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को तो बाहर आना पड़ेगा. तो केवल वेरिएबल कौन रह गया? ये एरिया एलिमेंट ds. इसका इंटीग्रेशन होगा. तो फॉर कंप्लीट सरफेस, फॉर कंप्लीट सरफेस फॉर कंप्लीट सरफेस ई डॉट ds किसके इक्वल होगा? इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए 4 पाई r स्क्वायर. व्हाट इज 4 पाई r स्क्वायर? एरिया ऑफ दिस सरफेस, क्लोज सरफेस का आउटर एरिया. ओके, सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई सेकंड स्टेप से. फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड स्टेप, ई 4 पाई r स्क्वायर. 4 पाई r स्क्वायर क्या है? एरिया. नाउ थर्ड स्टेप, स्टेप 3 क्या करना है? फाइंड टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस. टोटल चार्ज कितना है? पॉइंट चार्ज q. तो q नेट इज इक्वल टू q. ये आ गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन. स्टेप 4, अप्लाई गॉस लॉ. अप्लाई गॉस लॉ तो हम लिख देते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2. गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ का फॉर्मूला देखिए, ये रहा. तो गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या है? फाई ई डॉट ds इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके, दिस इज गॉस फॉर्मूला. तो हमें क्या मिला? इसके अंदर क्या कर देना है? गॉस लॉ लिख दिया, अप्लाई कर दिया. इसके अंदर क्या कर देना है? पुटिंग वैल्यूज. तो 1 और 2 इक्वेशन से वैल्यूज पुट कर दीजिए. ई डॉट ds किसके इक्वल है? E 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू
क्यू नेट किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल, और नीचे एप्सिलॉन नॉट, तो E इज इक्वल टू ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे है तो इसको लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q के नीचे कौन आ गया, R स्क्वायर। सो दिस इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। विच पॉइंट चार्ज, दिस पॉइंट चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज एट R डिस्टेंस इन इट्स सराउंडिंग। ये फॉर्मूला हम कुलाम्स लॉ से डिराइव कर चुके हैं, और वहां पे तो 2 स्टेप में ही हो गया था डिराइव। गॉस लॉ फिर हमें क्या हेल्प कर रहा है कि इतनी बड़ी डेरिवेशन करनी पड़ी। तो पॉइंट चार्ज का केस है इसलिए हमें ये बड़ा लग रहा है। अभी जब हम कॉम्प्लेक्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे आएंगे तो वहां पे हमें ये जो स्टेप्स है काफी हेल्प करेंगे, क्योंकि वहां पे ये स्टेप्स हमें छोटे लगेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, अगर सपोज यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की जगह मैं नेगेटिव टेस्ट चार्ज रख देता तो क्या होता, तो कुछ नहीं होता। सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है वो रेडियली इनवर्ड हो जाता। तो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, इनवर्ड यानी टूवर्ड्स द चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड यानी अवे फ्रॉम द चार्ज। ओके, अवे फ्रॉम द चार्ज को हम कहते हैं डाइवर्स होना, दूर जाना, और इनवर्ड को भी कहते हैं कन्वर्ज होना, एक तरफ इकट्ठा होना। तो अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो अलग अलग डायरेक्शन से लाइंस आके एक ही जगह कन्वर्ज होती, इकट्ठी होती। ओके, तो नेगेटिव चार्ज के लिए भी यही फॉर्मूला रहेगा मैग्नीट्यूड का, लेकिन उसमें डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, सो दिस इज फॉर पॉइंट फॉर्मूला। नाउ इसके बाद लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और यही 4 स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। ओके, सेकेंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज infinite length straight wire। ओके, एक ये लीनियर चार्ज का एग्जांपल है, ये जहां पे लेंथ आ गया वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लेंथ स्ट्रेट वायर, वायर यानी लाइन चार्ज, लाइन। ओके, इनफाइनाइट लेंथ का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट लेंथ का मतलब ये नहीं होता कि ये चला गया ऊपर अंतरिक्ष में और ये चला गया जमीन के अंदर, इतना नहीं। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब होता है कि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे, यानी जहां इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है, उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट की इस चार्ज से डिस्टेंस, यानी हमारी जो ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस है वो इसकी लेंथ के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। ओके, सो दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन पॉइंट P एट R डिस्टेंस फ्रॉम दिस लेंथ। तो इस लेंथ के कंपैरिजन में ये वाली जो ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस है वो काफ़ी छोटी है। तो इसके रेस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट के रेस्पेक्ट में, अगर यहाँ पे खड़ा होके कोई आदमी देखेगा तो उसको क्या दिखेगा, बाप रे कितना ऊंचा है। ओके, तो इसके रेस्पेक्ट में ये इनफाइनाइट हो जाता है। इनफाइनाइट मतलब अप्रोचेबल है, ओके, लेकिन इसके कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा है। ओके, हमने इसके ऊपर चार्ज दिया Q चार्ज, इसको लाइन चार्ज को हमने क्या दिया, Q चार्ज दिया। ये Q चार्ज को जैसे ही दिया यहाँ पे रखा तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मान लेते हैं 100 चार्जेस दिए तो 100 चार्जेस दिए और 100 के 100 चार्जेस इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। सपोज इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो 100 चार्जेस हर एक सेंटीमीटर लेंथ में, हर एक सेंटीमीटर लेंथ में एक एक चार्ज जाके अपने आप बैठ गया। और चार्जेस का जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो वो सेटल डाउन हो जाते हैं, उनके बीच का टेंशन, उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाता है। ओके, उस कंडीशन में फिर हम कहते हैं कि द सिस्टम इज यूनिफॉर्मली चार्ज। ओके, नाउ
इसको क्यू चार्ज दिया, मान ये भी हो सकता है चार्जेस ऊपर भी हो या यहाँ नीचे भी हो चार्जेस, ओके, लेकिन हम अभी केवल इतनी लेंथ के ऊपर बात कर रहे हैं। मान लेते हैं पूरी लेंथ में चार्ज है, लेकिन हमने अभी केवल इतनी लेंथ के ऊपर चार्ज की बात कर रहे हैं। ये लेंथ मान लेते हैं कितनी है, L, दिस इज L लेंथ, ओके। L लेंथ में कितने चार्जेस हैं, Q। L यूनिट लेंथ में कितने चार्जेस हैं, Q चार्जेस। तो 1 यूनिट लेंथ में कितने चार्ज होंगे, Q अपॉन L। ये 1 यूनिट लेंथ में जो चार्जेस हैं इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी लेमडा। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेमडा इज इक्वल टू Q अपॉन L, ओके। सो Q इज इक्वल टू लेमडा L, ओके। ये क्या है, लेमडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। नाउ ये सिस्टम ऑफ चार्ज जो हमें मिला उसकी डिटेल आ गई, इसको सबसे पहले हमें लिखना है, ओके। तो हमें क्या मिला है, कंसीडर ए लीनियर चार्ज distribution where Q charge is uniformly distributed over its entire length, okay। Here where linear charge density is lambda Q upon L, okay, such that so that Q is equal to lambda L, okay। तो अगर 1 यूनिट लेंथ में लेमडा चार्ज हैं तो 2 यूनिट लेंथ पे कितने होंगे, 2 लेमडा, 3 यूनिट लेंथ में 3 लेमडा, और लेमडा किसके इक्वल है, Q अपॉन L के इक्वल, ओके। नाउ ये हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल हमने दे दी कि Q चार्ज है, ओके, और इसको हमने कितनी लेंथ पे रखा हुआ है, L लेंथ पे रखा हुआ है, L लेंथ के अंदर Q चार्ज है, तो 1 यूनिट लेंथ पे कितने होंगे, Q अपॉन L, दैट इज लेमडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब आते हैं अपने गॉस लॉ के स्टेप्स पे। अब यहाँ से हमारी प्रोसेस शुरू होगी गॉस लॉ की। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला स्टेप, स्टेप 1, कौन सी वाली गॉसियन सरफेस चूज करें। यहाँ पे कौन सी क्लोज सरफेस यूज मिले, स्पेरिकल ले, क्यूब ले या सिलेंडर ले। तो देखिए अगर आप यहाँ पे स्पेरिकल लेते हैं तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, स्पेरिकल शुरुआत में डिस्कस किया था इससे पिछले वाले वीडियो में शायद, कि अगर स्पेरिकल लेंगे यहाँ पे तो हर पॉइंट उस स्पेयर से अलग अलग डिस्टेंस पे होगा, ओके। अगर ऐसे हमने स्पेयर लिया तो इस स्पेयर के अंदर ये वाला पॉइंट दूर होगा, ये वाला पॉइंट जो है वो इस लेंथ के पास होगा, ये वाला पॉइंट पास में होगा। तो चार्जेस से जो सरफेस है उसके हर पॉइंट की डिस्टेंस कैसी है, अलग अलग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कैसा होगा, अलग अलग। तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है सरफेस के लिए, तो इस सरफेस के लिए कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो यानी ये सरफेस कोई सिमेट्रिक नहीं दिखाएगी हमें। तो हमें कौन सी सरफेस चूज करनी चाहिए, यहाँ पे हमें चूज करनी पड़ेगी सिलेंड्रिकल सरफेस, ओके, सिलेंड्रिकल सरफेस। दिस इज आवर गॉसियन सरफेस, ओके। अब देखिए गॉसियन सरफेस हमने चूज कर ली, ये कहाँ से पास करनी चाहिए, P से पास करनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से पास करनी चाहिए। अच्छा, ये जो गॉसियन सरफेस रखी है ये हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखी है या वर्टिकल डायरेक्शन में रखी है, वर्टिकल डायरेक्शन में रखी है। वर्टिकल डायरेक्शन में तो रखी है, लेकिन किस तरह से रखी है, तो याद रखिए
इस सिलेंडर का जो एक्सिस है इसको हमने ऐसे रखा है कि सिलेंडर का जो एक्सिस है वो किसके ऊपर आ जाए, लेंथ ऑफ दी वायर के ऊपर आ जाए। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि हमें इस सरफेस का हर पॉइंट इस वायर से सेम डिस्टेंस पे मिलेगा। अगर हम इस सिलेंडर को थोड़ा इधर कर देंगे तो इस वाली सरफेस के पॉइंट्स दूर हो गए, इस वाली सरफेस के पॉइंट्स पास हो जाएंगे। इधर कर देंगे तो वही चीज़ ऐसे होगी। तो हमें सिलेंडर को ऐसे रखना है कि जो लेंथ ऑफ द वायर है वो सिलेंडर के किसके ऊपर आ जाए, एक्सिस के ऊपर आ जाए। सिलेंडर का एक्सिस और लेंथ एक ही डायरेक्शन में हो। उससे हमें बेनिफिट होगा कि इसका जो कर्वेचर है, इसकी कर्व सरफेस है, उसका हर पॉइंट इस वायर से सेम डिस्टेंस पे होगा। अगर सेम डिस्टेंस पे होगा तो मैग्नीट्यूड कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। ओके, सो स्टेप 1 में हमने कौन सी सरफेस ली, ड्रॉ ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, इसकी पोजीशन स्पेसिफिक करिए, सच दैट इट्स एक्सिस लाइज on the length of the wire, okay, and it passes through the observation point P। ओके, तो हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले ली और उसको कैसे रखा कि इसकी एक्सिस और लेंथ वायर की एक ही लाइन पे आ जाए, और साथ ही साथ ये सरफेस कहाँ से पास करे, हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी से। जब हमने चार्ज की डिटेल लिखी थी तब ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी को लिखना भूल गए, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, कंसीडर ए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वेयर क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स एंटायर लेंथ वेयर लीनियर चार्ज डेंसिटी इज दिस एंड द ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी इज लोकेटेड एट आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, याद रखिए, इसके बाद लिख लीजिएगा द ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस P इज लोकेटेड एट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस R फ्रॉम द वायर। ओके, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन हमने कौन सा लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 पे आते हैं। ये सारे स्टेप्स को मैं मिटा देता हूं क्योंकि ये याद हो चुके हैं हमें। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप में हमें स्पेसिफाई करना है ई, डी ए और थीटा। स्टेप 2, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों चीज़ों की बातें करनी है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। इसकी जो सरफेस है उसके किसी भी पॉइंट पे आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि इसका सरफेस का हर पॉइंट इस वायर से r डिस्टेंस पे है। ओके, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है। इस कर्वेचर पे ये वाला जो पॉइंट होगा इस सिलेंडर की इस वाली कर्व सरफेस पे जो मेरी तरफ आ रही है बाहर की तरफ, ये सिलेंडर है तो एक सरफेस ऐसी आएगी सी कर्व सरफेस, उस पे यहाँ पे जो पॉइंट होगा सरफेस के ऊपर उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इस तरफ बाहर की तरफ। यहाँ पे पॉइंट जो होगा उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसके लिए इस तरफ। तो तीनों डायरेक्शन अलग अलग हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेकिन मैग्नीट्यूड सबका सेम है। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट इससे r डिस्टेंस पे है। ओके, तो स्टेप 2 में सबसे पहले मैग्नीट्यूड को स्पेसिफिक कर देते हैं, E इज सेम, E इज सेम या मैग्नीट्यूड ऑफ E वेक्टर इज सेम एट ईच पॉइंट of the curved surface of cylinder। अब ध्यान रखिए, इस सिलेंडर के पास दो तरह की सरफेस है, इसके पास दो तो फ्लैट सरफेस है, ओके, और एक कर्व्ड सरफेस है। समझ में आ रही बात? तो याद रख लीजिएगा इस चीज को,
कि इसके पास दो तरह की फ्लैट सरफेस है, एक ये वाली और एक ये वाली। ओके, इसको नाम दे देते हैं फ्लैट 1, फ्लैट सरफेस 1, ये फ्लैट सरफेस 2, और ये कौन सी सरफेस है हमारी, कर्व। ओके, नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट ईच पॉइंट ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर। ओके, और इसका रीजनिंग हमने यहाँ लिख रखा है क्योंकि इसका एक्सिस और वायर की लेंथ एक ही लाइन पे है, तो ऑब्वियसली कर्व सरफेस का हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होगा, इसलिए मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ पे वापस से लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसे रेडियली आउटवर्ड। अगर ये पॉइंट चार्ज है तो इसके कारण यहाँ पे इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, इस तरफ रेडियली आउटवर्ड, इस तरफ रेडियली आउटवर्ड, यहाँ भी रेडियली आउटवर्ड। ये डायरेक्शन ऐसे या ऐसे नहीं होगी, ये रेडियस की डायरेक्शन में चलेगा, ये भी रेडियस की डायरेक्शन में है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो केवल ऐसे चलेगी, परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेने का हक किसको है, इस वाले चार्ज को। इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी वो इस वाले चार्ज के कारण होगी, ऐसे। तो किसी भी सरफेस के, कर्व सरफेस के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरह से होगी। ये इसी के प्लेन में है। ओके, जैसे कॉम्ब आता है रोलर, उस रोलर के अंदर क्या होता है, ऊपर से नीचे तक तार होते हैं, लेकिन कोई भी तार, एक ग्रुप होता है तार का, एक सर्किल ऊपर होता है, वो एक प्लेन बनाता है तार का, जिसमें हर तरफ डायरेक्शन है तारों की। कोई भी अपने एक दूसरे को कट नहीं करता है, ना ही दूसरे वाले ग्रुप के किसी के साथ में कट करता है। ठीक है, पहला एक प्लेन, सर्कुलर प्लेन तारों का, फिर उसके नीचे दूसरा तारों का सर्कुलर प्लेन, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो इस तरह से कंप्लीट रोलर मिलता है बालों के लिए। तो जस्ट उसके जैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की शेप होती है। ओके, ये इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नाउ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बता देते हैं। ई इज रेडियली आउटवर्ड या परपेंडिकुलर, ई इज आउटवर्ड, in the direction, is outward in the direction of radius for each charge। हर चार्ज के लिए उसकी रेडियस की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, अब एरिया की बात कर लेते हैं, डीएस की बात। ये हमने छोटा एक एलिमेंट्री एरिया लिया, इसकी वैल्यू कितनी है, ds। ये तो डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ds की डायरेक्शन बताइए इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी कैसी होगी कर्व सरफेस पे, इस रेडियस की डायरेक्शन में। ओके, इस वाले एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये ds की डायरेक्शन। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और यही ds की डायरेक्शन। तो इस कर्व सरफेस के हर पॉइंट पे, हर पार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक डायरेक्शन में है। तो पूरी कर्व सरफेस के लिए थीटा कितना होगा, 0। कहीं भी आप थीटा नोट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 0, थीटा 0। अब फ्लैट सरफेस की बात करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे रेडियस की डायरेक्शन में, ये r है ना, इसकी डायरेक्शन में। ओके, अगर यहाँ पे हम छोटा सा एरिया एलिमेंट लेते ds, तो इसकी डायरेक्शन कैसी होती, नॉर्मल टू द सरफेस। ये फ्लैट सरफेस है और एरिया की डायरेक्शन कैसी होगी, ये नॉर्मल टू द सरफेस, ये ds की डायरेक्शन। ऐसे ही यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये एरिया की डायरेक्शन ds। यहाँ पे थीटा कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पे थीटा कितना है, 90 डिग्री। ओके, सो
दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, दिस इज एरिया वेक्टर डायरेक्शन एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके, तो ds is in the direction of E everywhere on the surface. सरफेस, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 0 एट एवरी लोकेशन ऑफ द सरफेस। नाउ ये हमारा कौन सा स्टेप हो गया? सेकंड स्टेप हो गया। तो सेकंड स्टेप से हमने क्या निकालना है? E डॉट ds किसके इक्वल होता है? क्लोज सरफेस E ds कॉस थीटा। ओके, अब देखिए E ds कॉस 0, तो अंदर क्या रह गया? E ds। अब देखिए वापस से मैग्नीट्यूड कैसा है? E का हर जगह सेम है, तो इसको तो बाहर निकाल लीजिए, इसका कोई रोल नहीं है इंटीग्रेशन में, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटीग्रेशन। केवल किसका होगा? ds का होगा। ओके, ds क्या चीज है? ds छोटा सा एरिया एलिमेंट है, छोटा सा एक एरिया है, यहाँ का एरिया। हमें किसका चाहिए? अच्छा, एक चीज इसके अंदर दोबारा से, ये हमने किसके लिए निकाला? कर्व के लिए। मैं इस कैलकुलेशन को दोबारा लिख रहा हूं एक बार। ओके, यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे फाई E डॉट ds। ओके, ये किसके इक्वल होता है? क्लोज सरफेस के लिए है ये। इस क्लोज सरफेस को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया, फ्लैट सरफेस 1, फ्लैट सरफेस 2 और एक कर्व सरफेस। तो ये जो क्लोज सरफेस बनी है, ये 3 अलग अलग सरफेसेस से मिलके बनी है। ओके, तो हमें तीनों सरफेसेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग अलग शो करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिस सरफेस से लिंक कर रहा है वो है कर्व सरफेस, इन दोनों सरफेस से लिंक नहीं कर रहा है, लेकिन इस कैलकुलेशन में इसकी रीजनिंग देनी पड़ेगी क्यों नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम डायरेक्ट केवल इसकी वैल्यू नहीं लिखेंगे, इन दोनों को भी इन्वॉल्व करेंगे, इन दोनों फ्लैट सरफेसेस को भी यहाँ पे लिखेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे? इस क्लोज सरफेस को हमने कितने हिस्सों में बांट दिया? 3 हिस्सों में। एक तो फ्लैट सरफेस 1, फ्लैट 1 ऊपर वाला। ओके, इसके लिए E ds cos थीटा। ओके, प्लस फिर कौन सी? कर्व CURVED कर्व सरफेस E ds cos थीटा, प्लस फिर क्या? वापिस से फ्लैट 2 E ds cos थीटा। तो एक क्लोज सरफेस इन 3 सरफेसेस से मिलके बनी हुई है। ओके, सो अब हमें क्या करना है? इनकी वैल्यू रखनी है। एंगल, ये थीटा किसके बीच में है? इलेक्ट्रिक फील्ड और ds एरिया एलिमेंट के बीच में, लेकिन किस सरफेस के लिए? कर्व के लिए। ये थीटा इन दोनों के बीच का एंगल, लेकिन किस सरफेस के लिए? फ्लैट 1 के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया? फ्लैट 1 E ds cos 90। देखिए फ्लैट 1 में एरिया ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एंगल कितना बीच में? 90 डिग्री, तो cos 90, प्लस यहाँ पे कर्व में E ds cos 0। ओके, ऐसे ही फ्लैट 2 के लिए E ds cos 90। तो अब हमें क्या मिला? cos 90 होता है 0, तो ये पूरी टर्म 0, यानी कोई भी फ्लक्स फ्लैट सरफेस से लिंक नहीं कर रहा। इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू आएगी वो इन तीनों फ्लक्स को जोड़ने से आएगी, तीनों अलग अलग सरफेस के फ्लक्स को जोड़ने से आएगी। इस वाली सरफेस में, फ्लैट सरफेस 1 में, फ्लैट सरफेस 2 में कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक नहीं कर रहा है, तो इन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन खत्म। ओके, किस कारण से नहीं कर रहा है वो रीजन देखो, वहां पे दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। तो
फ्लैट 1 के लिए 0, कर्व सरफेस में कितना आया ई डी एस, कॉस 0 होता है 1, और फ्लैट 2 सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना 0, क्योंकि फ्लैट 2 में भी कितना है कॉस 90। तो हमें ई डॉट डी एस ये कौन बना के देगा, केवल ई डी एस, कौन सा वाला, कर्व वाला। ओके, वापिस से इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व में कैसी है, मैग्नीट्यूड कैसा है, कांस्टेंट, तो ये बाहर आ गया, अंदर कौन रह गया, डी एस, कर्व्ड। ओके, नाउ डी एस क्या है, अब देखिए यहां पे हमने क्लोज का साइन नहीं लगाया बच्चों, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अगर इसके ऊपर से ये वाला ढक्कन हट जाए, नीचे से ये ढक्कन हट जाए, तो ये सिलेंड्रिकल सरफेस भी तो ओपन हो गई, ऊपर से और नीचे से एंट्री हो सकती है। तो फ्लैट सरफेस, ये जो पूरी की पूरी क्लोज सरफेस है ना, ये 3 फ्लैट या 3 ओपन सरफेस से मिलके बनी है, फ्लैट 1, फ्लैट 2 और सिलेंड्रिकल सरफेस। तो यहाँ पे क्लोज का साइन नहीं लगाया। ओके, तो अब हमें केवल किसका एरिया लेना है, कर्व्ड का एरिया लेना है, कंप्लीट सिलेंडर का एरिया नहीं लेना है। तो पूरे कर्व्ड का एरिया कितना होगा, अगर लेंथ है l, रेडियस है r, तो कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, जिससे फ्लक्स लिंक कर रहा है 2 पाई r l। ds को इंटीग्रेट कर दिया, इस छोटे एरिया एलिमेंट से फ्लक्स लिंक कर रहा है, पूरे के लिए निकालना कर्व्ड सरफेस के लिए, तो इस हमें किसका एरिया लेना पड़ेगा, पूरी कर्व्ड सरफेस का। पूरी कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना है, 2 पाई r l। तो हमें थर्ड स्टेप में क्या, सेकंड स्टेप में क्या मिला, 2 पाई r l। ओके, सो वी फाइंड E डॉट ds इज इक्वल टू 2 पाई r l। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, 2 पाई r l। अब कौन सा स्टेप, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेट चार्ज, Q नेट इनसाइड द सरफेस, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। ओके, तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है बताइए। देखिए हमने पूरे चार्ज कितना दिया, Q चार्ज दिया, तो Q नेट इज इक्वल टू Q, और Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, L लेम्डा। ओके, ठीक है, Q की जगह क्या लिख सकते हैं, L लेम्डा। L लेंथ में Q चार्ज, तो 1 यूनिट लेंथ में Q अपॉन L चार्ज, तो Q अपॉन L को हम क्या लिखते हैं, लेम्डा, तो Q इक्वल टू क्या हो गया, L लेम्डा। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। थर्ड स्टेप में, सॉरी फाइनल स्टेप यानी स्टेप 4, अप्लाई गॉस लॉ। अप्लाई गॉस लॉ, गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या है, E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E डॉट डी एस की वैल्यू रख दीजिए 2, E डॉट डी एस कितना आया, यहाँ पे 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, साथ में E भी है, हम E लिखना भूल गए थे, E 2 पाई आर एल, तो ये आया E 2 पाई आर एल, इसके इक्वल Q नेट कितना है, L लेम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। L से L कैंसिल आउट हो गया, तो E इज इक्वल टू क्या मिला, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेम्डा अपॉन R। ये हमें फॉर्मूला मिलता है लेंथ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, हमें आदत यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट देखने की है, तो ये कुछ अटपटा लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, ताकि हमारी जो आदत है वो बनी रहे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, तो नीचे क्या आ गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेम्डा अपॉन R। So this is electric field due to this line charge at perpendicular distance R, okay, at observation point P. So this is the value of electric field. अब इसमें समझने वाली बात क्या है, देखिए इस फॉर्मूले के अंदर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेम्डा अपॉन R, अगर हम इसका R के साथ में
रिलेशन देखें तो देखिए आर के साथ में कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। E is inversely proportional to R, not R स्क्वायर। ओके, यहाँ पे चार्ज तो दिख नहीं रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर कौन बना रहा है? तो याद रख लीजिए जो चार्ज है वो लेमडा के अंदर है। यहाँ देखिए लेमडा किसके, लेमडा एल किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल, जिसमें एल तो कैंसिल आउट हो गया लेफ्ट हैंड साइड से, लेकिन लेमडा है यानी क्यू के इक्वल। ओके, तो क्यू इस लेमडा के अंदर है। ओके, तो इसका जो सोर्स चार्ज है वो इस लेमडा के अंदर है। अब देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ द वायर फॉर्मूले के अंदर नहीं आ रहा है, तो ये हमें क्या कहना चाहता है, क्या इंडिकेट कर रहा है फॉर्मूला? तो ये फॉर्मूला कह रहा है कि आप कितना भी लंबा तार लीजिए, 1 मीटर लीजिए, 5 मीटर लीजिए, 10 मीटर लीजिए, 1000 मीटर लीजिए, कितना भी लंबा वायर लीजिए, लेंथ से इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई लेना देना नहीं है। मतलब लेंथ को कम ज़्यादा करने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आएगा, लेंथ का कोई इफेक्ट है ही नहीं। अगर इफेक्ट होता तो लेंथ की वैल्यू रहती, लेकिन लेंथ यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो लेंथ का कोई इफेक्ट नहीं है इस पर। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि बिना लेंथ के, अगर सपोज हमने 1 मीटर वायर लिया, 5 मीटर लिया, 10 मीटर लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो चेंज होनी चाहिए, क्योंकि 1 मीटर में कम चार्ज आएंगे, 5 मीटर में ज़्यादा चार्ज आएंगे, 10 मीटर में और भी ज़्यादा चार्जेस आएंगे। तो ध्यान रख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड पे लेंथ का इफेक्ट नहीं है, लेकिन चार्ज पर यूनिट लेंथ का इफेक्ट है। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा वो टोटल लेंथ डिसाइड नहीं करेगी, वो डिसाइड कौन करेगा, चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक यूनिट लेंथ में कितने चार्ज है। तो ये हमारे लिए हेल्पफुल हो गया। हमें अगर इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और सपोज तार की लंबाई है 10 मीटर, तो हम 10 मीटर तक क्या नापते चलेंगे एक एक चार्ज को? तो हमारे पास तरीका क्या है, सिंपल सी, उस 10 मीटर लेंथ को छोड़िए, आप तो उसका 1 यूनिट लेंथ निकालिए, 1 यूनिट लेंथ में कितने चार्जेस हैं वो चेक कर लीजिए। ओके, 1 यूनिट लेंथ में जितने चार्जेस हैं उससे हमें मतलब है। तो अब आप चाहे 10 मीटर लेंथ का वायर लगाइए, चाहे 10,000 मीटर लेंथ का वायर लगाइए, हमें तो 1 यूनिट लेंथ में कितने चार्ज है उससे मतलब है। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट कौन करेगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, तो लेंथ है इसके अंदर, इसमें चार्ज है इसके अंदर, इसमें, तो ये अकेला ही इन दोनों का काम कर रहा है, लेमडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा या ज़्यादा होगा उसके लिए आपको पूरी लेंथ नापने की जरूरत नहीं है, पूरे चार्जेस नापने की जरूरत नहीं है कि आपने 1000 चार्ज दिए, आपने 2000 चार्ज दिए, कोई मतलब नहीं है। आपने केवल 1 यूनिट लेंथ में चार्जेस देखना है। 1 यूनिट लेंथ में कितने चार्जेस हैं, लेमडा, तो 2 यूनिट लेंथ में 2 लेमडा, 3 लेमडा 3 यूनिट लेंथ में। तो इस तरह से हम एक सेक्शन, एक यूनिट लेंथ निकाल के पूरे वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा है वो निकाल सकते हैं। तो हमारे लिए बढ़िया है, ईजी है। अब गॉस लॉ हमें हेल्पफुल लग रहा है। ओके, पॉइंट चार्ज के लिए नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ पे लग रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। ओके, इसके लिए भी हमने यही 4 स्टेप्स को फॉलो किया है। ओके, नाउ इसमें एक चीज और, अगर सपोज यहां पे ये वायर पे पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो फॉर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी लेमडा अगर 0 से कम होता, तो लेमडा 0 से कम कब होगा, जब क्यू क्या होगा, इफ क्यू इज नेगेटिव। तो उस केस में क्या होता, तो उस केस में भी यही फॉर्मूला होता, बस अंतर क्या होता, डायरेक्शन का। वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यही आती है, लेकिन डायरेक्शन कैसी हो जाती, इनवर्ड, उस लेंथ की तरफ कन्वर्ज होती लाइन। और जब चार्ज पॉजिटिव है तो डाइवर्ज हो रही है लाइन, दूर जा रही है। और अगर नेगेटिव होता चार्ज तो दूर से जो लाइन है वो पास आ जाती और लाइन के ऊपर आती, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो याद रख लीजिए, फॉर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी लेमडा इज लेस देन 0 इफ क्यू इज नेगेटिव, देन E is inward, okay, with same magnitude. Okay, now इसके बाद अपना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन स्फेरिकल शेल, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।